देखना हमारा चैप्टर जो फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो चल रहा है। उससे अब जो अगला टॉपिक आता है वो आता है कूलाम का नियम, वैद्युत बल या फिर कूलाम का नियम, कूलाम बल। अब हम वो टॉपिक करते हैं, तो आप कॉपी पेन निकालना और है वो हेडिंग लगाना सबसे पहले कूलाम का नियम। कूलाम का कूलाम का नियम। देखना क्या होता है कूलाम का नियम। दो अपने पास स्थिर आवेश है, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। दो आवेश है Q1 और Q2 और इसके जो बीच की दूरी है वो है R। तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या था कि इन दोनों आवेश जो Q1 और Q2 है, यानी कि इस नियम के अनुसार कि इन दो आवेशों Q1 व Q2 के मध्य लगने वाला बल और जो दो आवेश है Q1 Q2 इनके गुणनफल के दो समानुपाती तथा इसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बताया था कि इस नियम के अनुसार कि इन दो आवेशों जो स्थिर है, दो स्थिर आवेशों Q1 व Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ये दोनों आवेश प्लस हैं तो आपस में करेंगे प्रतिकर्षित, अगर ये दोनों आवेश माइनस हैं, एक प्लस और एक माइनस है, तो आपस में क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये नियम है कूलाम का नियम, यानी कि जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल का मान है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के तो हो गया समानुपाती और इनके जो बीच की दूरी है ये जो R है इसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस आप समीकरण 1 व 2 को मिलाकर लिखोगे तो किस प्रकार लिखोगे, F समानुपाती Q1 Q2 और व्युत्क्रमानुपाती क्या है, R की स्क्वायर। अब ये आप समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो आपके पास में एक नियतांक आ जाएगा कि जिसको हम बोलते हैं समानुपाती नियतांक Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। इसी को बोलते हैं कूलाम का नियम। यानी कि ये स्थिर आवेश है Q1 और Q2, अगर ये दोनों आवेश समान हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, अगर एक प्लस और एक माइनस है तो इनके बीच में आकर्षण लगेगा। तो जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती और जो बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समीकरण 1 समीकरण 2 1 व 2 को मिलाकर लिखेंगे तो F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। या फिर देखना आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हो, हमने 11th में पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ा था कि दो पिंड हैं जिसके द्रव्यमान m1 और m2 है, इनके बीच की दूरी है r। तो गुरुत्वाकर्षण बल F का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता था, व्युत्क्रमानुपाती होता था। और इन आप दोनों को मिलाकर लिखोगे तो किस प्रकार आ जाएगा, समानुपाती m1 m2 व्युत्क्रमानुपाती R की स्क्वायर। ये आप समानुपाती का चिन्ह हटाते थे तो नियतांक आता था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक G m1 m2 अपॉन R की स्क्वायर। अगर आपको इसको याद रखना है तो आप इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हो, जो हमने 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किया था। देख लो इसमें भी क्या है, इसमें दो आवेश हैं Q1 Q2, जो बल है वो दोनों आवेशों गुणनफल के समानुपाती। इसमें जो बल है वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, इसमें जो बल है वो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और इसमें भी जो बल है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अगर आप दोनों समीकरणों को मिलाकर लिखोगे तो क्या जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। अब ये नियतांक आ गया है कि जिसको हम बोलते हैं समानुपाती नियतांक। तो ये अपना कूलाम का नियम। अब देखना इसको लिख लेते हैं।
देखना इस बात को हम नोट कर लेते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के समानुपाती तथा इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि ये दो आवेश है, स्थिर आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, इनके बीच की दूरी है R। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है या फिर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान जो F है वो दोनों जो आवेश है उसके गुणनफल के तो होता है समानुपाती और इसके जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो आप समीकरण 1 व 2 से इस प्रकार लिख सकते हो F समानुपाती Q1 Q2 व्युत्क्रमानुपाती R की स्क्वायर। ये नेतांक हटाएंगे तो नेतांक आएगा K Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। यह अपना कूलम्ब बल का फॉर्मूला आ गया है। और जहां K बराबर है समानुपाती नियतांक, इसको बोलते हैं कूलम्ब का नियम। अब हम करेंगे ये जो समानुपाती नियतांक है इसकी निर्भरता, ये किन किन बातों पर ये समानुपाती नियतांक है K है वो निर्भर करता है। तो अगला जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है K की निर्भरता। फटाफट से आप इसको उतार लेना। और जो अगली हेडिंग है अपनी वो है K की निर्भरता। अब हम करेंगे जो समानुपाती, देखना अपना ये फॉर्मूला आ गया है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। अब हम करेंगे जो K है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। K की निर्भरता, तो आपको याद रखना है जो K है वो दो बातों के ऊपर निर्भर करता है। पहला है मात्रक पद्धति पर, मात्रक पद्धति पर, और दूसरा है माध्यम पर। जो K है समानुपाती नियतांक वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला तो है मात्रक पद्धति और दूसरा है माध्यम पर। अब हम एक नंबर स्टार्ट करेंगे K की मात्रक पद्धति पर निर्भरता। ये एक नंबर स्टार्ट करेंगे K की मात्रक पद्धति पर निर्भरता। K की मात्रक पद्धति पर निर्भरता। तो देखना मात्रक पद्धति पर है वो K किस प्रकार निर्भर करता है। सबसे पहले हम देखते हैं अस्थायी पद्धति के लिए। देखना जो अस्थायी पद्धति होती है उसमें K का मान होता है
1/4πε0। ये जो आपको दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट जिसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि ऐसा ही पद्धति में के का मान होता है 1/4πε0, और जो एप्सिलॉन नोट होता है वो होता है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, और जो इसका मान होता है वो होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। अब देखना ये जो के की जगह है ये अपना के है 1/4, पाई का मान हमें पता ही है 3.14 इंटू एप्सिलॉन नोट का मान ये रहा 8.85 गुणा 10⁻12। अगर इसको हम सरल करेंगे तो के का मान आएगा 9 गुणा 10⁻9। के का मान कितना आएगा 9 गुणा 10⁻9। तो ऐसा ही परिस्थिति में के का मान कितना होता है 9 गुणा 10⁻9 होता है। अब हम देखना ये जो के है इसका मात्रक और मात्रक में निकालते हैं। तो देखना मात्रक वो किस प्रकार से निकालेंगे। अपने पास ये समीकरण है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। अब के Q1 Q2 इक्वल टू करेंगे तो आएगा F R की स्क्वायर। अब k इक्वल टू करेंगे तो F R की स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो जो k का जो मात्रक है वो देखना क्या जाएगा, यहाँ पर बल है, और जो बल का ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है न्यूटन इनटू R है जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और बीच की दूरी का मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक मीटर। तो स्क्वायर दूरी है तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर की स्क्वायर अपॉन Q1। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम, जो हमने इसी चैप्टर में पीछे किया भी है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कूलाम इनटू में कूलाम। तो जो के का मात्रक है वो क्या आ गया न्यूटन मीटर की स्क्वायर प्रति कूलाम की स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसका मात्रक लिख देते हैं न्यूटन मीटर की स्क्वायर प्रति कूलाम की स्क्वायर। और जो एप्सिलॉन नोट का मात्रक है वो इसके एकदम से उल्टा आएगा कूलाम की स्क्वायर न्यूटन मीटर की स्क्वायर। तो आपको याद रखना है ऐसा ही पद्धति में के का मान वो कितना होता है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर की स्क्वायर प्रति कूलाम की स्क्वायर। अब बात करते हैं सीजीएस पद्धति में, और जो सीजीएस पद्धति होती है उसमें के का मान होता है 1। ये आपको याद रखना है। तो यानी कि जो के का मान है वो मात्रक पद्धति पर इस प्रकार से निर्भर करता है। ऐसा ही पद्धति है तो उसमें के का मान आ जाएगा 9 गुणा 10⁻9। अगर सीरीज पद्धति है तो इसमें के का मान आ जाएगा 1। अब बात करते हैं दूसरी पद्धति की, के की माध्यम पर निर्भरता, वो करते हैं। अब जो दूसरा अपना वो है के की माध्यम पर निर्भरता। माध्यम पर निर्भरता यानी कि अगर माध्यम चेंज होगा तो के का मान है वो किस प्रकार से चेंज होता है वो देखेंगे। अब देखना, अगर हमें पता है अगर हम पानी में अगर हाथ चलाएं तो हमें पता है अधिक बल का अनुभव होगा, अगर हवा में हाथ चलाएं तो हमें कम बल का अनुभव होगा। यानी कि माध्यम के साथ में के का मान है वो किस प्रकार से चेंज होता है उसमें आपको देखना भी। तो देखना जो बल है F, ये अगर हम निर्वात के लिए करेंगे, क्योंकि हमें पता है निर्वात और माध्यम में दोनों में के का मान अलग अलग आएगा, क्योंकि बल भी अलग अलग लगेगा। हवा में हाथ चलाना और पानी में हाथ चलाना दोनों में अलग अलग बल का अनुभव होता है। तो सबसे पहले इक्वेशन हम निर्वात के लिए लिखेंगे F निर्वात इक्वल टू के, और के की जगह हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। जहां एप्सिलॉन नोट हमें पता है वो है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता अगर हम इस बल को किसी माध्यम के लिए लिखें, क्योंकि हमें पता है जो माध्यम के लिए के का मान चेंज रहेगा, तो F माध्यम
तो अगर माध्यम के लिए हम बल को लिखेंगे तो क्या देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। आप देना यहाँ पर निर्वात है, यहाँ पर माध्यम है, तो यहाँ पर आएगा एप्सिलॉन m, जिसको हम बोलेंगे माध्यम की विद्युतशीलता Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। जहां जो एप्सिलॉन m है वो है माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन m को बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 1, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 2। अब देखना समीकरण 1 में अगर आप समीकरण 2 का भाग दोगे, समीकरण 1 भाग में समीकरण 2, तो देखना आपके पास में क्या आएगा F निर्वात अपॉन F माध्यम इनटू में ये सारे के सारे मान कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास में बचेगा सिर्फ एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन r। और जो F निर्वात और F माध्यम इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नोट है यहाँ पर एप्सिलॉन नोट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन r, जो होती है आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर इसको बोलते हैं पैरावृत्तांक। यानी कि एप्सिलॉन r बराबर है F निर्वात बटा F माध्यम, जिसको हम क्या बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। या फिर इसको पैरावृत्तांक भी बोलते हैं, पैरावृत्तांक। तो ये मान आप देखना ऊपर रखोगे तो एप्सिलॉन r इक्वल टू क्या आएगा एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नोट, जिसको हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो आपको आपेक्षिक विद्युतशीलता की या फिर पैरावृत्तांक की परिभाषा क्या लिखनी है, निर्वात में आवेशों के मध्य बल तथा माध्यम में आवेशों के मध्य बल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर पैरावृत्तांक। और ये जो एप्सिलॉन r है ये विमाहीन राशि होती है और इसका मात्रक भी नहीं होता, विमाहीन राशि होती है। तो इसको बोलते हैं हम आपेक्षिक विद्युतशीलता बोल दो या फिर पैरावृत्तांक बोल दो। और जो इसकी आप परिभाषा किस प्रकार से लिखोगे, निर्वात में आवेशों के मध्य बल यानी कि पैरावृत्तांक की अगर आपको परिभाषा पूछ ले तो आपको परिभाषा क्या लिखनी है, पैरावृत्तांक की परिभाषा आपको क्या लिखनी है, निर्वात में आवेशों के मध्य बल, निर्वात में आवेशों के मध्य बल बटा माध्यम में आवेशों के मध्य बल का अनुपात है वो क्या आएगा पैरावृत्तांक आएगा। यानी कि इसका जो मान है वो अलग अलग माध्यम के लिए क्या हो जाएगा चेंज होता रहेगा। जैसे कि अपने पास ये फॉर्मूला है F निर्वात बटा F माध्यम बराबर है एप्सिलॉन r। आप देखना F माध्यम इंटू एप्सिलॉन r बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा F निर्वात। अगर इसको हम माध्यम के लिए निकालना चाहें मान F बल का तो हमें पता है F निर्वात बटा एप्सिलॉन r। तो इससे हम माध्यम के लिए K का मान है वो बल का मान है वो निकाल सकते हैं। इसलिए तो मैंने आपको बताया था कि जो माध्यम है वो जो K का मान है वो माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। तो दो चीजें आपको बताती हैं, एक तो कूलाम का नियम हो गया है और एक है K की निर्भरता। कूलाम का नियम है कि दो स्थिर बिंदुवत आवेश Q1 व Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इसके जो बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लिखा हुआ है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर, या फिर F बराबर K का मान हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं कूलाम का नियम। अब जो K का मान है वो दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो मात्रक पद्धति पर और दूसरा माध्यम पर। मात्रक पद्धति मैंने आपको बता दिया, अगर ऐसा ही पद्धति हो तो K का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और अगर सीजीएस पद्धति हो तो उसमें होगा K का मान 1। अगर K के माध्यम पर निर्भर करना, अब F निर्वात के लिए ये समीकरण आ गया और एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता।
अब F माध्यम है, उसके लिए ये समीकरण आ गया, और एप्सिलॉन m को बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। एक भाग में दो करोगे तो ये इक्वेशन आएगी जिसको हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर पैरावैद्युतांक। अब देखना कुछ पैरावैद्युतांक पदार्थों के हम मान लिखेंगे जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आते हैं, जैसे कि धातुओं के लिए पैरावैद्युतांक का मान कितना होता है और जल के लिए कितना होता है, वो आप एक साइड में मान लिखते हैं। आप फटाफट से आप इसको नोट कर लेना है। तो ये टेबल दी हुई है, पैरावैद्युतांक पदार्थों की आपेक्षिक विद्युतशीलता दी है। टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पैरावैद्युतांक पदार्थ की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता थी, जो अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला था, निर्वात की विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात को हम बोलते हैं पैरावैद्युतांक या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब उनके मान दिए हैं, क्योंकि मैंने बताया था के का मान माध्यम के लिए वो चेंज होता है, दो बातों में निर्भर करता है, एक मात्रक पत्ती पर और दूसरा माध्यम पर। अब किस प्रकार से माध्यम चेंज होगा तो के का मान भी है वो चेंज हो जाएगा। अगर जैसे कि हवा है तो उसके लिए मान पैरावैद्युतांक का मान है वो कितना आएगा 1.00059। उसी प्रकार यदि कांच है तो उसके लिए पैरावैद्युतांक का मान आएगा 5 से लेकर 10 तक है। और अभ्रक है उसके लिए जो पैरावैद्युतांक का मान आता है वो आता है 3 से लेकर 6 तक। और जो पैराफिन मोम है, यह पैराफिन मोम, उसके लिए 2 से लेकर 2.5 तक है। अशुद्ध जल है उसके लिए पैरावैद्युतांक का मान होता है 80 और निर्वात के लिए 1। और जो धातुएं होती हैं, चाहे वो चांदी हो चाहे कोई भी धातु हो, उसके लिए जो पैरावैद्युतांक का मान होता है अनंत होता है। अब ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन के लिए 42.5 और ऑक्सीजन के लिए होता है 1.00053 और रबर के लिए होता है 7। तो इस टेबल को आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना और इनके मान वो याद कर लेना है। तो देखना आज का हमारा टॉपिक हो गया है, कंप्लीट हो गया है कूलाम का नियम, और ये जो माध्यम की निर्भरता है और मात्रक पत्ती पर निर्भरता। जो हम कल करेंगे वो करेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं।